नाज़रीन, सब मेजर डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आ रही हैं। पहली बड़ी खबर तो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर है, जहां पर ईरान का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान आ सकता है, आ रहा है। ऐसी खबरें जो वो सामने आ रही हैं। एक बड़े ब्रेक थ्रू करवाने की जो वो कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान के ईरान की लीडरशिप के साथ राब्ते जारी हैं। और अभी कुछ देर पहले जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल की है और ये सारी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उसके ऊपर बातचीत की गई है। इससे पहले जो ईरान की लीडरशिप है उनका रशिया के साथ राब्ता हुआ है। सो ये ट्रायलेटरल टॉक्स जो वो शामिल हैं। फिर सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व है, मिस्र है, तुर्की है। सो ये सारे मालिक शामिल है। तो ये डिप्लोमेटिक फ्रंट पर काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है और एक मुलाकात और एक और राउंड शायद अमेरिका और ईरान के दरमियान हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो एक अलग बहस है। दूसरी बात यह है कि ईरान ने वार्न किया है कि चूंकि खतरा है, धमकियां हैं, तैयारी है। अमेरिका जब वो मुसलसल अपने मिनिशंस को फिल कर रहा है, इजरायली स्टॉक पास को फिल किया जा रहा है, तो ज़ाहिर है डिसेप्शन की, हमले की और ये सारी धमकियां और खतरात मौजूद हैं। तो ईरान ने वार्न किया है कि हम उन मुल्कों की ऑयल फैसिलिटीज़ को अब अटैक करेंगे जिन मुल्कों से हमारे ऊपर अटैक होगा। क्योंकि इजरायली जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने कहा है कि अब जो अगला राउंड होगा हमारे अटैक का उसमें हम ईरान की एनर्जी साइट्स को भी तबाह करेंगे। तो ईरान ने जवाब में कहा है कि जो जो मुल्क इसमें हिस्सा लेगा हम उस मुल्क की एनर्जी साइट्स को जो वो तबाह करेंगे। और साथ ही खबर ये सामने आ रही है कि नेतन्याहू कैंसर में मुब्तला हो चुका है। इसका एतराफ़ आज खुद नेतन्याहू की जानिब से कर लिया गया है। नेतन्याहू जो वो प्रोस्टेट कैंसर में उसका ट्रीटमेंट हुआ है इसके ऊपर। अच्छा, आपको याद होगा ये खबरें उस वक्त चलती रही थी लेकिन इसको दबाया गया। आज नेतन्याहू ने खुद इसका जो एतराफ़ किया है और वो ये दावा कर रहा है कि वो उसका इलाज हो गया है। अर्ली स्टेजेस का कैंसर था और अब वो ठीक है, ये उसका दावा है। लेकिन बहरहाल वो कैंसर में मुब्तला हो चुका है। और इसके साथ जो है वो अगला जो सबसे अहम मामला है वो लेबनान का है। अच्छा, लेबनान का मामला सबसे ज़्यादा हसास क्यों है? देखें, यहाँ पर इस वक्त जो जंग हो रही है इंडियन ओशन में या इधर उधर, तो वो वहाँ पर चलो टैंकर पकड़ा गया ये हो, लेकिन लेबनान में तो लोग मारे जा रहे हैं। इंतहाई तलख तारीख है, बेरहम तारीख है। अभी आप देखें ना कि जो जर्नलिस्ट को जिस तरह से शहीद किया गया है, सिर्फ आप इस एक वाक़ई को ही ले लें तो फिर एक सदी तक जो है वो आप इस गम से नहीं निकल सकते। इस तरह के वाक़यात जो वो रोज़ वहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वहां की तारीख ज्यादा बेरहम है, ज्यादा तलख है और ज्यादा खौफनाक है। अच्छा, अब वहां पर एक सीज फायर और अनाउंस किया गया जी, 3 हफ्ते का और सीज फायर है। लेकिन चूंकि ये एक आप कह लें कि एक साजिश है इस अंदाज में कि वो सीज फायर अनाउंस करते हैं लेकिन उस सीज फायर का मतलब यह है कि उनके हमले जारी रहेंगे। ये जो बमबारी इसराइल की होती रही है उसमें भी सीज फायर ही था। 18 महीने पिछले ड्यूरिंग द सीज फायर ही बमबारी होती रही, घर गिराए जाते रहे, लोग मरते रहे, इसराइल सारे अटैक्स करता रहा। लेकिन ये दूसरी तरफ से सीज फायर है। अब हिजबुल्लाह ने अनाउंस कर रखा है कि वो उस प्रीवियस इक्वेशन पर कभी नहीं जाएंगे। प्रीवियस इक्वेशन क्या है? प्रीवियस इक्वेशन ये है कि जनाब अली एक सीज फायर हो गया है, उसमें इसराइल के हमले जारी रहेंगे लेकिन आगे से उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेगा। 18 महीने हिजबुल्लाह ने इन हमलों को एब्जॉर्ब किया है और ये सीज फायर ही कहलाता रहा है। दुनिया में एक मुल्क ने भी इन वायलेशंस को कंडेम नहीं किया, जो कि वायलेशन नहीं है, इसराइल की तो जंग जारी है। सीज फायर उनकी जानिब से एक ऐसा टूल बन गया है कि जिसमें वो अगली पार्टी को, अगले फरीक को पाबंद कर देते हैं कि वो अटैक नहीं कर सकता, इनके हमले उसी तरह से जारी रहते हैं। सो ये सीज फायर भी इसराइल की मुसलसल जारी जंगों में एक टूल बन चुका है। क्योंकि अगर हर वक्त अगला रिस्पॉन्ड कर रहा हो तो फिर ये बमबारी जारी नहीं रख सकते, फिर ये जंग जारी नहीं रख सकते। सो इनको ऐसे फेजेस चाहिए कि ये हमले करते रहे लेकिन आगे से जवाब ना आ रहा। तो हिजबुल्लाह ने इस इक्वेशन को रिजेक्ट कर दिया। अभी हिजबुल्लाह ने अटैक्स लॉन्च कर दिए इसराइल के ऊपर। चूंकि ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस किया है लेकिन वो क्या सीज फायर, वो सिर्फ ड्रामे के अलावा कुछ भी नहीं है। इसराइल की कार्रवाइयां उसी तरह से जारी हैं, इसराइल के मजालिम उसी तरह से जारी है। इसराइली फौज लेबनान में घुसी हुई है और कह रहे हैं जी सीज फायर है। भाई कौन सा सीज फायर है? तो हिजबुल्लाह ने क्लियरली इस इक्वेशन को रिजेक्ट करते हुए अभी हमले फिर लॉन्च कर दिए इसराइल के ऊपर, जवाबी। तो इसलिए अब यह मामला हो गया बड़ा मुश्किल हो गया है अमेरिका और यूरोप के लिए। क्योंकि इससे पहले उनको इक्वेशन सूट करती थी कि सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया, इसराइल अपनी मजालिम जारी रखे हुए। लेकिन अब तो जवाब आएगा, हर सूरत आगे से जवाब आएगा, तो उसको ये कैसे कैरी करेंगे, अब ये एक बड़ा मसला जब उनके लिए पैदा हो गया। इस पर भी हम बात करेंगे।
स्पेन, स्लोवेनिया और आयरलैंड, इन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो यूरोवियन कॉन्टेस्ट हो रहा है, यूरोवियन जो है वो ये यूरोप का बहुत बड़ा सॉन्ग कॉन्टेस्ट है और ये बहुत यानी फेमस और इसका सारा साल इंतजार किया जाता है। अब इसमें सिर्फ यूरोपियन नेशन हिस्सा लेती हैं, लेकिन इजराइल वाहिद यूरोपियन नेशन जो नहीं है लेकिन इसमें शरीक होता है। बहुत तहरीक चलाई गई जेनोसाइड के बाद कि इसको यहां से निकाला जाए, लेकिन उसके बावजूद जो वहां पर लॉबी बैठी है उसने इजराइल को एक्सपेल नहीं किया। सो अब इन मुल्कों ने बाकायदा ये कह दिया कि हम इस यूरोवियन को ब्रॉडकास्ट ही नहीं करेंगे। ये बेसिकली जो यूरोपियन ब्रॉडकास्टर्स हैं वो सारा इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी बड़े टीवी चैनल और इन 3 मुल्कों ने अनाउंस कर दिया कि हम इसको ब्रॉडकास्ट ही नहीं करेंगे जब इनकी बात नहीं सुनेंगे। अच्छा, इसको जरा आप कंपैरिजन करें एक और बात से। ईरान को फुटबॉल वर्ल्ड कप से निकाल दिया गया है और अमेरिका ने कहा इटली को कि आप शिरकत कर लें ईरान की जगह पर। इटली जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सका। अच्छा, लास्ट 3 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं, मतलब ये तीसरी मरतबा कि इटली क्वालिफाई नहीं कर सका। उन्होंने इटली को कहा कि आप ईरान की जगह पर आ जाएं। अच्छा, इटली ने थोड़ी देर पहले इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हम जब जाएंगे तो मेरिट पर जाएंगे, ये तमाशा है, ये रिडिकुलस है कि हम इस तरह से वर्ल्ड कप में चले जाएं, मेरिट के बगैर नहीं जाएंगे। लेकिन आप जरा एक चीज नोट करें, वहां पर इसराइल को हर जगह दावत दी जा रही है, वहां उनके लोग मुजाहरा कर रहे हैं, उनकी अब कुछ गवर्नमेंट्स तक आ गई हैं, लेकिन फिर भी इसराइल शरीक होगा जो जेनोसाइड कर रहा है। लेकिन ईरान वो शरीक नहीं हो सकता, उसको निकाला जा रहा है। एक कॉलोनी है, एक सिविलाइजेशन है। तो अब आप ये देखें कि ये वेस्टर्न पावर जो हैं ये अपने आप को किसके साथ ज्यादा अलाइन महसूस करती हैं, विद कॉलोनी नॉट विद सिविलाइजेशन। तो उधर आप रजा पहलवी को देखें, वो मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया जा रहा है और कितना बड़ा ये आप देखें जुल्म और बेरहमी और कितना बड़ा प्रोपेगेंडा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ईरान की नुमाइंदगी करने के लिए रजा पहलवी को बुलाया जा रहा है। तो ये सारे हिस्सेदार हैं, इन्होंने मिलकर ईरान पर जंग मुसल्लत किया। ये आज भी ईरान की तबाही चाहते हैं, हर तरह के टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसराइल को असलहा भेज रहे हैं, लेकिन इनका बस नहीं चल रहा। और जब ईरान रिस्पॉन्ड करता है तो फिर इनकी दौड़े लगती हैं, सीज फायर करो, अब जंग नहीं होनी चाहिए, फलां नहीं होना चाहिए। मॉरल क्वेश्चन तो अभी तक ये नहीं उठा रहे हैं। अभी आप देखें कि खबर यह है कि यूके के जर्नलिस्ट को सीक्रेट प्रो इसराइली प्रोपेगेंडा टूर्स करवाए जा रहे हैं कि वो आए और मतलब इसराइल की जो लॉबी है उसको जारी रखें, इस तरह से टूर्स उनको करवाए जा रहे हैं। बरतानिया ने उस मिलिट्री यूनिट को सस्पेंड कर दिया है कि जो ये ट्रैक कर रहा था कि भाई कहां कहां इसराइल इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन कर रहा है, कहां पर इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियां कर रहा है। वो यूनिट जिसका काम ही ये था कि वो ट्रैक करे, मतलब उस पूरी हिस्ट्री देखे, पूरा उनका रिकॉर्ड मेंटेन करे कि ये यहां पर ये कर रहे हैं, यहां पर ये खिलाफवर्जी, उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। सो ये है इनकी सपोर्ट इसराइल के लिए। अच्छा, अब जरा आ जाए ईरान के ऊपर। ईरान ये कह रहा है कि वी विल स्ट्राइक द ऑयल फैसिलिटीज in the countries from which any aggression against us is launched and our response will exceed the principle of eye for eye। हमारा जो अब की बार रिस्पॉन्स होगा वो पुरानी जो इक्वेशन है कि आंख के बदले आंख, उससे भी एक्सीड कर जाएगा। फिर हम आंख के बदले सिर्फ आंख नहीं लेंगे, हम फिर और भी बहुत कुछ लेंगे। ये ईरान का बड़ा सख्त है, क्योंकि एक तरफ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, ब्रेक थ्रू है, कोशिशें हैं, दुनिया जंगबंदी की कोशिशें, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन चूंकि अमेरिका से जंग है, जो इसराइल से जंग है, कोई एतबार नहीं है, उनकी धमकियां जारी हैं। वो कह रहे हैं हम हमला करने के लिए आ रहे हैं, फिर उनका बिल्डअप है, उनके 3 एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं। भाई वो क्या करने आ रहे हैं? कल सेंटकॉम ने जेराल्ड फोर्ड की तस्वीरें शेयर कर दी हैं जो रेड सी में पहुंच चुका है। ये करने क्या आ रहे हैं यहां पर? ठीक है, तो ईरान मिलिटरीली अपने आप को मुकम्मल तैयार कर चुका है और अभी वो कह रहे हैं कि हम ऑयल फैसिलिटीज को जो अटैक करेंगे। अच्छा, ऑयल सप्लाई का बहुत शदीद बहरान दुनिया में पैदा हो चुका है। आज रिपोर्ट के मुताबिक गल्फ ऑयल सप्लाई जो है वो 57% नीचे जा चुकी है ईरान जंग से पहले, और अब जो है वो 57% नीचे जा चुकी है। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसने वार्न किया है कि 20% जो LNG सप्लाई है ये लॉस हो रहा है डेली का, एज वेस्ट एशिया वॉर डिलेज ग्रोथ। तो इसके लॉन्ग टर्म असरात यूरोपियन इंडस्ट्रीज के ऊपर और बाकी हर जगह के ऊपर जब आएंगे, सो वो अपने बेबी को लगाम डालने के लिए तैयार नहीं है। देखे ना, आज भी नेतन्याहू को प्रोटेक्ट करके वेस्ट बैठा हुआ है ना। अच्छा जी, वो यूरोपियन मुल्कों में ट्रैवल नहीं कर सकता, अच्छा तो क्या? ये तो एक इतना प्रेशर था तो एक सिंबॉलिक सा इकदाम उठा लिया। नेतन्याहू
को प्रोटेक्ट करके वेस्ट बैठा हुआ है ना, तो किसी वजह से ही बैठा हुआ है। क्या उनको इजराइल की ये सारी जेनोसाइड्स नजर नहीं आती? इतने मुल्कों में घुसा हुआ है, ये इनको नजर नहीं आता? तो किसी वजह से प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ है ना, क्योंकि ये उनका बेबी है। इजराइल कुछ भी नहीं है, ये एक एक्सटेंशन है वेस्टर्न कॉलोनियल दौर की, बस। ये कुछ भी, ये इनकी सारी सारी पॉपुलेशन निकालें, वो कोई फ्रांस का नेशनल है, कोई बरतानिया का है, कोई पोलैंड का है, कोई फलाना है, कोई फलाना है, कोई फलाना है, ये वेस्टर्न एक्सटेंशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये कभी अपने इस बेबी को लगाम नहीं डालेंगे। अल्टीमेटली लड़के ही हक जो है वो लेना पड़ेगा, इसके बाद इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। ये कभी अपने बेबी को लगाम नहीं डालेंगे। ये उस वक्त सामने, ये उस वक्त आगे आएंगे, ये उस वक्त इजराइल को रोकेंगे जब इनको लगा कि इजराइल फारग होने जा रहा है, क्योंकि ये एक चीज नहीं चाहते कि ये ज़ायनिस्ट जो है वो दोबारा यूरोप वापस आए, ये एक चीज नहीं चाहते। तो जब इनको ये लगा कि इजराइल कोलैप्स होने जा रहा है और इनकी रिवर्स माइग्रेशन बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगी, तो फिर ये हरकत में आएंगे। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम की आप रिपोर्ट सुन लें। न्यूयॉर्क टाइम ये कह रहा है कि ईरान जंग ने डिप्लीट कर दिया है अमेरिकी स्टॉक्स को, और क्रिटिकल स्टॉक्स, म्यूनिशंस और हाई कॉस्ट वेपन जो हैं ये सारे खाली हो चुके हैं। सो ये देखें, ये वो रियलिटीज हैं, ये वो जमीनी हकायक हैं कि अमेरिका एक और जंग की पोजीशन में नहीं है। जब वो इतनी तैयारी के साथ आए और हार गए हैं, अब तो वो बहुत डैमेज हो चुके हैं। ये उनके मीडिया रिपोर्टें शाया कर रहा है कि ये इतना नुकसान हो गया, इतने स्टॉक पास खाली हो गए, वो इस पोजीशन में नहीं है। वो एक बार फिर हमला करेंगे तो मिसकैलकुलेशन की बुनियाद पर करेंगे और एरोगेंस की बुनियाद पर करेंगे। 1100 लॉन्ग रेंज जो स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स हैं वो इसमें इन्होंने ज़ाया कर दिए हैं, झोंक डाले हैं इसमें। 1000 तोमाहक मिसाइल जो हैं, क्रूज मिसाइल, वो इस्तेमाल किए गए हैं। ये रफली जो एनुअल प्रोडक्शन है उससे भी 10 गुना ज्यादा है ये जो इस्तेमाल इन्होंने किया। रफली एनुअल प्रोडक्शन से 10 गुना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया इन्होंने। और 1200 पैट्रियट इंटरसेप्टर्स, 1000 प्रेसिजन स्ट्राइक और 80 एसीएम्स जो है वो ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स वो इन्होंने इस्तेमाल कर लिए हैं। सो इसने डिप्लीट करके रख दिया है अमेरिकी स्टॉक पाइल को, क्योंकि इतनी प्रोडक्शन तो हो नहीं रही थी। अब इनकी फौरी प्रोडक्शन करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो अब पेंटागन मजबूर हो रहा है कि ये एशियन कमांड से, ये पैसिफिक कमांड से, ये यूरोपियन कमांड से, ये अफ्रीकन कमांड से, वहां से जो असलहा है वो उसको शिफ्ट करे। तो ऐसे जंगें थोड़ी लड़ी जाती हैं, यानी आपने बाकी सारे महाज खाली छोड़ दिए। सो अगर रशिया चाइना के साथ कोई मामला छिड़ जाता है या वो कहीं और जंग छेड़ देते हैं, तो फिर देखें सबसे ऊपर वाले लेवल पर तो ये रशिया चाइना की जंग है वेस्ट के साथ, चाहे वो ईरान में आपको नजर आए, चाहे वो गजा में नजर आए, चाहे वो शाम में नजर आए, चाहे वो अफ्रीका में नजर आए, चाहे वो यूक्रेन में नजर आए। असल में तो ये बड़ी ताकतें हैं जो आपस में लड़ रही। बाकी ज़ाहिर मिडिल ईस्ट की अपनी कम्प्लेक्सिटीज, वो जंगें होती हैं तो फिर उनमें ये प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं, वो बात सही है। लेकिन अल्टीमेटली तो ये इन 3 मुल्कों की आपस में लड़ाई है जो हो रही है। वो जगह जगह पर यही बात तो ब्राजील के प्रेसिडेंट ने की है कि अब बस करो, गरीब मुल्कों को अपनी प्रॉक्सी बैटल फील्ड बनाना जो बंद करो। तो अब अगर रशिया और चाइना कहीं और फ्रंट खोल दें तो फिर अमेरिका तो म्यूनिशंस कैसे पूरे करेगा। सो ये भी डिबेट अमेरिका में जारी है कि हाई कॉस्ट जो मिसाइल सिस्टम है, अब इसके ऊपर रिलायंस रखी भी जा सकती है, और फिर इंडस्ट्री की एबिलिटी नहीं है कि वो इतने वेपन को इतने रैपिडली बना सके। सो ये एक उनके लिए बड़ा मसला है, कॉस्ट का भी मसला है और प्रोडक्शन का भी मसला है। सो इसने देखना अमेरिकी जो वॉर मशीनरी है, सबसे बड़ी ताकत तो उनकी ये एयरक्राफ्ट कैरियर थे, वो फारिग हो चुके हैं, जंग में एक्सपोज हो चुके हैं। स्विट्जरलैंड ये कह रहा है कि हमारी जो एम्बेसी है तेहरान में वो ग्रेजुअली हम ओपन करने जा रहे हैं। अच्छा, सुप्रीम लीडर ने कहा है कि मीडिया और प्रोपेगेंडा के जरिए जब हमारी यूनिटी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, नफ्सियात के साथ खेलने की कोशिश जब वो की जा रही है, वो ये सारा प्रोपेगेंडा जी बड़ी डिवीजन है, फलाना है, कोई डिवीजन ईरान के अंदर नहीं है। अगेन वो मुल्क जो नॉर्मल अंदाज में है, जिसमें कोई जंग नहीं हो रही, वहां पर इख्तलाफात होते हैं। सो ये तो एक ऐसा मुल्क है जो दहाइयों से अंडर वॉर थ्रेट है, और लड़ किससे रहा? इजराइल से। कोई लड़ सकता है इजराइल से? उनके प्रोपेगेंडा से, वेस्ट के प्रोपेगेंडा से। इतना मीडिया है उनका, ईरान के पास तो कुछ भी नहीं है।
तो डिवीजन्स ये वो, भाई क्या एक अथॉरिटी मौजूद नहीं है? क्या उसका ऑर्डर हतमी ऑर्डर नहीं माना जाता? तो अभी आप मिसाल के तौर पे रशिया को देख लें, प्यूटन की बात डिफरेंट होगी, दिमित्री मेदवेदेव की बात डिफरेंट होगी। दिमित्री मेदवेदेव कहेंगे न्यूक्लियर गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सो ये तो नॉर्मली हर मुल्क में चल रहा होता है। और अगेन दूसरी बात यह है कि इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि उन पर जंग मुसल्लत हुई है, अब वो कमजोर हैं, अब वो आपस में उनकी डिवीजन्स हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, तो हैं, आप वो जैसे भी उनको अपने हाल पर छोड़ दें। क्या ये जस्टिफिकेशन है कि उनके ऊपर जब जंग मुसल्लत की जाए? असल तो मामले को इस एंगल से जब देखना चाहिए। तो ये बात है। अब उधर इसराइल में, इसराइल की एयरफोर्स में 2 एजेंट्स और गिरफ्तार किए इसराइल ने, उनके अपने एयरफोर्स के लोग ईरान को इंफॉर्मेशन जब शेयर कर रहे हैं। टेलीग्राफ ने लिखा है कि 8 दिन के बाद, एक्चुअली अब 7 दिन के बाद सूरत हाल काफी डिफरेंट होगी, क्योंकि वो 60 दिन पूरे हो जाएंगे, 60 डेज पूरे हो जाएंगे आफ्टर 7 डेज, कि जिसमें एक अमेरिकी सदर जो है वो अलाउड है कि वो कोई ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन अगर 60 दिन गुजर जाएं तो फिर कांग्रेस से अप्रूवल लेना होगी। तो आफ्टर 7 डेज ट्रंप कहां पर खड़ा होगा, ये बहरहाल देखना है। और अब वेनेजुएला के ऊपर भी आज रिपोर्ट आई है, $4.7 बिलियन का खर्चा आया, जिसको ये सस्ता सा ऑपरेशन कह रहे थे, $4.7 बिलियन। तो इस तरह से ट्रंप इंतजामिया जब वो अपने डॉलर झोंक रही है। अच्छा, इजरायली मीडिया की बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है। इधर ट्रंप और नेतन्याहू विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं ना, इजरायली मीडिया क्या कह रहा है? इजरायली मीडिया लेमेंट्स इजराइल्स सिचुएशन स्लैम्स ट्रंप कंट्राडिक्शंस। वो कह रहे हैं कि इजराइल एक बदतर सूरत हाल के अंदर जा चुका है, और उधर ट्रंप की इतनी मुतजाद स्टेटमेंट्स हैं, यानी उन्होंने बहुत शदीद तनकीद की है ट्रंप के ऊपर कि तुम क्या बातें कर रहे हो, हम तो और ज्यादा मुश्किल पोजीशन में हैं। वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द एंड, एज ऑफ नाउ इसराइल इज लेस फेवरेबल पोजीशन, यानी 27 फरवरी को इसराइल आज से बेहतर पोजीशन में था, आज वो लेस फेवरेबल पोजीशन के अंदर है, ज्यादा वर्स सिचुएशन के अंदर है। और उधर ट्रंप की बातें सुन लो तो उसकी एक स्टेटमेंट में लगेगा कि वो बड़ी एग्रेसिव अप्रोच ले रहा है, दूसरी स्टेटमेंट में लगेगा कि वो तो बिल्कुल अपोजिट बात कर रहा है। तो जो इजरायली मिलिट्री है वो भी कंफ्यूज है कि जाना किस डायरेक्शन के अंदर है, ये इजरायली मीडिया लिख रहा है। और उधर इजरायली पॉलिटिकल लीडरशिप ने वो आर्मी के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आयद कर रखी है। और फिर इजरायली मीडिया ने एक और हम बात की है कि बहुत सारा ड्रामेटिक शिफ्ट आ रहा है गजा, लेबनान, यमन के फ्रंट के ऊपर। उन्होंने कहा कि हमास जो है वो अपनी वहां पर तैयारी कर रही है, वर्किंग एट अ रैपिड स्पीड टू रीस्टोर इट्स कंट्रोल ऑन द ग्राउंड। ये अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि देयर इज अ प्लानिंग इन इसराइल कि वो दोबारा हमला वहां पर शुरू करने जा रहे हैं। इसराइल में ये क्वेश्चन नहीं है कि क्या गजा में दोबारा जंग होगी या नहीं होगी, ये दोबारा अपनी जारी शुरू करेंगे या नहीं करेंगे। यहां पर डिस्कशन ये है कि कब और किस स्केल पर। तो गजा में जो ऑलरेडी इन्होंने मुजालिम किया और अभी भी जेनोसाइड जारी है, उसके ऊपर दुनिया खामोश है, और उसी वजह से ये मजीद एस्केलेशन हमें दुनिया में नजर आई है। अब वो मजीद वहां पर फुल स्केल अटैक जब वो शुरू करने जा रहे हैं, ये इसराइल मीडिया की रिपोर्ट, ठीक है ना। तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स तो अभी तक इसराइल ने फिर कुछ भी हासिल नहीं ना किया कि हमास जी वो अब दोबारा ताकतवर हो रही है, फलाना फलाना। अच्छा, जीसीसी जो वो बड़ी मुश्किल पोजीशन के अंदर है। अल जजीरा ने लिखा है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लूम्स फॉर जीसीसी इकोनॉमीज अमिड हुर्मुज़ स्टैंड ऑफ। जीसीसी एक तो डिवाइड हो गया क्योंकि यूई की अपनी पोजीशन है, बहरीन अपनी पोजीशन के साथ आ गया, और फिर स्ट्रेट हुर्मुज़ बंद है। फिर अमेरिका ने जो इकदाम उठाए उन्होंने डबल ब्लॉकेट कर दिया। सो अब जीसीसी इकोनॉमी जो वो बड़ी मुश्किल के अंदर हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि भाई करना क्या है। अब जरा आ जाए हिजबुल्लाह ने जो बात की है। हिजबुल्लाह ये कह रहा है ये जो सो कॉल्ड सीज फायर हुआ है ये मीनिंगलेस है, ये बेमानी है, इसकी कोई अहमियत नहीं है एज लॉन्ग एज इसराइल परसिस्ट टू इट्स हॉस्टाइल एक्शंस। जब इसराइल के वही इकदाम उसी पेस के साथ जारी हैं, वो अपना यहाँ पर घुसे हुए हैं और कब्जे करने की बातें कर रहे हैं, तो फिर ये सीज फायर किस चीज़ का सीज फायर है? ये अल्फाज आप देखें तो बिल्कुल ये अपने मानी खो बैठे हैं, और इसका दुनिया को बहुत नुकसान होगा कि आपने सीज फायर किया, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। आपने मुज़ाकरात किए, वो धोखा साबित हुआ। ये दुनिया इस इवल एंटिटी को इतना अलाउ कर रही है, इसका फायदा दुनिया को नहीं होगा, ठीक है ना। इसका कोई फायदा दुनिया को नहीं होगा। इसराइल परसिस्ट इट्स डिस्ट्रक्टिव कैंपेन,
जिसमें टाउन्स और उनको तबाह किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रोकी जा रही है, लेबनीज अपने घरों को वापस नहीं आ सकते। इसराइल और अमेरिका और उनके बाकी इत्तेहादी ये प्री मार्च 2 इक्वेशन के ऊपर लाना चाह रहे हैं हमें, और जो कि कभी नहीं होगा। अब ये मार्च 2 प्रीवियस इक्वेशन यही है जो उससे पहले 18 महीने जारी रही कि इसराइली हमले जारी हैं, लेकिन आगे से लेबनान खामोश है, हिजबुल्लाह अब्जॉर्ब कर रही है और लेबनीज गवर्नमेंट को मौका दे रही है कि आप रोकें, इन हमलों को रोकें। वो नहीं रोक सके, ना रीजन रोक सका, ना यूरोपियंस रोक सके, जो कि कोई नहीं रोक सकता। बाकी सब बातें हैं। तो हिजबुल्लाह ने अब ये फैसला कर दिया है कि वो कभी दिन नहीं आएगा। ये बहुत मेजर चीज है ना। देखें, तभी तो प्रेशर आएगा ना। यही चीज तो हिजबुल्लाह ने लर्न की है कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेबनान पर बमबारी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर इनकी दौड़े लगेंगी, क्योंकि इसराइल मुसलसल जंग जारी नहीं रख सकता। वो सिर्फ सीज फायर के जरिए ही जंग जारी रख सकता है कि सीज फायर ऐसा हो कि आगे से जवाब ना आए और ये बमबारी जारी रखे, उतनी देर इनके फौज रेस्ट करते रहे, ऊपर से बम गिराते रहे। ऐसा नहीं चलेगा। इजरायली मीडिया बता रहा है कि हिजबुल्लाह ने एक्सप्लोसिव ड्रोन्स है वो इजरायली आर्मी की तरफ जो लॉन्च किए हैं, फिर डिफरेंट एरियाज के अंदर, डिफरेंट सेटलमेंट्स के अंदर जब वो सायरन्स बज रहे हैं, ड्रोन्स वहां पर आए हैं। अब ये लेबनीज फॉरेन मिनिस्टर की बात सुन लें, कहता है कोई शर्म की बात नहीं है इजराइल के साथ मुज़ाकरात करने में, जिसका नतीजा जंग बंदी निकले तो करें ना जंग बंदी। 18 महीने हिजबुल्लाह खामोश बैठे रही है ना, तो करें जंग बंदी, निकालें इजराइल को वहां से। सो ये जो गवर्नमेंट है इसको लाया ही सिर्फ इसलिए गया है कि इजराइल बमबारी जारी रखेगा, तुमने इजराइल को कुछ नहीं कहना, उल्टा हिजबुल्लाह को कंडेम करना। यह तमाशा अब जब वो नहीं चल सकता। और आज रिपोर्ट है कि कैसे इजरायली फौजी जो है वो घरों को लूट रहे हैं, वहां से सामान उठा रहे हैं, जो इनका काम है। शाम में, गजा में, वेस्ट बैंक में ये लूट मार जो वो करते हैं। और अल जजीरा ने कोट किया है पोप को। पोप ने कहा कि बताया कि उनके साथ वो हमेशा एक मुस्लिम बॉय की फोटो अपने साथ आजकल कैरी कर रहे हैं। ये कौन सा मुस्लिम बॉय है? उन्होंने कहा जब मैं लेबनान गया था तो इस बच्चे ने एक वेलकम किया था और उस पर लिखा था वेलकम लियो इन लेबनान, यानी उसने प्ले कार्ड जब उठा रखा था। वो बच्चा भी शहीद हो चुका है इजरायली बमबारी में। सो उन्होंने कहा कि मैं उस मुस्लिम बॉय का फोटो अपने साथ कैरी कर रहा हूं आजकल। और उधर अमेरिकी इंतजामिया जो वो वेटिकन की स्पाइंग कर रही है, और अमेरिकी इंतजामिया को कौन कंट्रोल करता है? आपको पता है, ज़ायनिस्ट लॉबी। और ज़ायनिस्ट लॉबी का फड्डा है वेटिकन से, क्योंकि वेटिकन का जो मौक़िफ़ है इनके बारे में वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना। तो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है क्वेश्चन यूएस लॉयल्टी टू नेटो डिफेंस कमिटमेंट। ये अब एक अजब सिलसिला वहां पर शुरू हो गया है। अमेरिका यूरोपियन लॉयल्टी को क्वेश्चन कर रहा है, और अब यूरोपियंस ने अमेरिकी वफादारी को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि अगर रशिया ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो क्या अमेरिका हमें बचाने आएगा? ये आज पोलैंड का प्राइम मिनिस्टर अब सवाल उठा रहा है। सो ये जंगों के बैकलैश हैं। बहरहाल बात यह है कि रिवायती पॉलिसी में फिलहाल कोई तब्दीली नहीं है। अमेरिका के मफाद में एक एग्रीमेंट है, अमेरिका के मफाद में है कि वो ईरान पर सैंक्शन खत्म करे, लेकिन वो सिर्फ अपने बेबी की वजह से ना कोई मुआहदा कर रहा है, ना सैंक्शन का खात्मा कर रहा है, दोबारा जंग की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के लिए इस जंग में कुछ भी नहीं है। पहले दिन से कुछ नहीं है, एक और राउंड में भी कुछ नहीं है, उसके बाद एक और राउंड में भी कुछ नहीं है। अमेरिका कमज़ोर पड़ा है। बहुत सारी रिपोर्ट्स फाइनेंशियल टाइम की वो सारी हम आपके सामने रख चुके हैं। अमेरिका इस जंग में हारा है, कमज़ोर पड़ा है, क्रेडिबिलिटी और जो कुछ उसने किया है, इसके क्राइसिस अभी और आने हैं। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर किया। हमने राज रोगा करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।